ये हमारा पॉलिटी सीरीज है जिसमें हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और इसे समझेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ये जटिल टॉपिक होगा जिसे आपको सूक्ष्म रूप से समझना जरूरी है। तो आज हम धन विधेयक देखेंगे। इसे हम बांट के पढ़ेंगे, जैसे इसका पहले संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, फिर धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति क्या है, यानी कि राज्यसभा को धन विधेयक पे कितना शक्ति मिला हुआ है, फिर धन विधेयक का परिभाषा और विशेषता देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। तो इसे याद रखना है कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। फिर धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, यानी पहले लोकसभा में ही इसे पुनः स्थापित किया जाएगा। यहाँ ये आपको ध्यान देना है कि पुनः स्थापित मतलब होता है इंट्रोड्यूस, यानी प्रस्तुत। फिर धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, यानी अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देगा तो इसे लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे लोकसभा के अध्यक्ष ही प्रमाणित करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं, और उसके जो ये प्रमाणित करेगा उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। फिर धन विधेयक को केवल मंत्री ही प्रस्तुत करेगा लोकसभा में, क्योंकि धन विधेयक सरकारी विधेयक है, इसीलिए इसे मंत्री ही प्रस्तुत करेगा। धन विधेयक पे कोई संयुक्त बैठक नहीं होगी, तथा लोकसभा में ये अगर अस्वीकृत हो जाता है, यानी कि ये पारित नहीं होता है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इससे ये साबित होता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। अब हम धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की स्थिति देखेंगे। तो हम पहले देख ही चुके हैं कि धन विधेयक को पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना कि राज्यसभा में। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि धन विधेयक पे राज्यसभा ना तो संशोधन प्रस्तावित कर सकता है, ना इसे अस्वीकृत कर सकता है, बल्कि ये 14 दिनों तक रोक सकता है। लेकिन 14 दिन से ज़्यादा अगर ये रोकेगा तो इसे पारित मान लिया जाएगा, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया है। हाँ, लेकिन ये धन विधेयक के संबंध में सिफारिश कर सकता है, मतलब ये लोकसभा को बोल सकता है कि या आप ये सुधार करिए। तो उस सिफारिश को लोकसभा मान भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, यानी कि स्वीकार अस्वीकार जो भी उसका मर्जी हो वो कर सकता है। अब हम यहाँ हम देख ही चुके हैं कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की जो शक्ति है वो सीमित है, बहुत ही कम शक्ति है। तो चलिए हम अब धन विधेयक का परिभाषा देखेंगे कि क्या क्या ऐसा विषय शामिल रहेगा तो उसे धन विधेयक माना जाएगा। तो कर से संबंधित जो भी बात होगी, जैसे कर का अधिरोपण मतलब कर लगाना, उसमें परिवर्तन करना, कर का परिहार यानी कि कम करना या उसे हटा देना, और कर से संबंधित जो भी नियम बनेगा वो धन विधेयक माना जाएगा। आगे, केंद्र सरकार अगर किसी से भी उधार लिया है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उस धन का जो विनियमन होगा, उस धन से संबंधित जो नियम बनेगा, वो विषय भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। कर से संबंधित विषय और सरकार द्वारा लिए गए उधार से संबंधित विषय। अब तीसरा पॉइंट है कि भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि जो राष्ट्रपति के पास होता है, उसमें जो धन जमा करना और निकालना, जो ये दोनों विषय होगा वो भी धन विधेयक होगा।
फिर भारत की संचित निधि से धन निकालना, वो विषय भी धन विधेयक में शामिल होगा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय भी धन विधेयक में सम्मिलित होगा। भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा में धन की जो प्राप्ति होगी वो भी धन विधेयक कहलाएगा। तो इससे, जैसे कि हम फिर एक बार संक्षेप में आपको बोल देते हैं, जैसे कर से संबंधित विषय, सरकार द्वारा लिए गए उधार, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि से धन निकालना या जमा करना, भारत की संचित निधि से धन का निकालना, फिर भारत की संचित निधि पे जो भारित व्यय होती है, फिर लोक लेखा में जो धन की प्राप्ति होती है और व्यय होता है। तो ये सभी विषय जो है ये धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा विषय है जो धन विधेयक नहीं माना जाएगा, यानी कौन से विषय होने पे उस विधेयक को धन विधेयक नहीं माना जाएगा। तो सरकार जो जुर्माना लगाती है, जैसे हम ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं तो सरकार हम पे जुर्माना लगाती है, और भी बहुत सारे, तो वो विषय जिस भी विधेयक में शामिल होगा उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। फिर फीस और किसी भी सेवाओं के लिए जो सरकार फीस लेती है वो भी धन विधेयक में नहीं होगा। फिर स्थानीय निकाय, मतलब जैसे कि पंचायत, नगर निगम, ये सब जो कर लगाती है, फिर कर हटाती है, कर का विनियमन करती है, उससे संबंधित जो भी विषय होगा ये धन विधेयक में सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ हम 3 पॉइंट देख चुके हैं, जैसे जुर्माना हुआ, फीस हुआ और स्थानीय निकाय का कर विनियमन से संबंधित विषय धन विधेयक में नहीं आएगा। अब हम धन विधेयक के संदर्भ में कुछ अन्य तथ्य देखेंगे, जैसे कि धन विधेयक में जब लोकसभा पारित करके राज्यसभा को भेजेगा, राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक के रखता है, फिर 14 दिन से ज़्यादा अगर रोक लेता है तो उसे पारित ही मान लिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वो इस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन इसे विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। हालांकि ये देखा गया है कि राष्ट्रपति सामान्यतः स्वीकृति दे देते हैं, क्योंकि धन विधेयक जो प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति ली ही जाती है, तो राष्ट्रपति सामान्यतः स्वीकृति दे ही देते हैं। अब हम कुछ और तथ्य जैसे देख लेते हैं, सामान्य विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है। जैसे सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्य विधेयक को कोई भी संसद सदस्य प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक सरकारी विधेयक है। उसके बाद साधारण विधेयक पे राज्यसभा की और लोकसभा दोनों की समान शक्ति होती है, लेकिन धन विधेयक पे हम देख ही चुके हैं कि राज्यसभा की शक्ति सीमित होती है। फिर साधारण विधेयक में गतिरोध होने पे संयुक्त बैठक होगा, लेकिन धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होगा। तो इसी तरह से ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा पहल अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए एवं हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।